हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। ये टॉपिक आज हम बुक से यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए इसमें समझना है कुछ हमें कुछ पॉइंट के बारे में। हमने VSCPR के बारे में पढ़ा था, तो देखिए कह रहा है VSCPR थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बट थियोरेटिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन देम। मैंने आपको बताया था कि जितने आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आपको लगा होगा वो स्ट्रक्चर आपने पढ़े कि ये थियोरेटिकली दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये बने कैसे, और ये इसके लिमिटेशन भी है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कुछ थ्योरी आई इसके बाद, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हम बोलते हैं उनको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। अभी हम जिस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे वो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है इसको समझते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इंट्रोड्यूस की गई थी हिटलर और लंडन ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, 1927 में। लेकिन डेवलप जो जिसने किया था वो थे पाउलिंग, और पाउलिंग के साथ बहुत सारे उनके और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो ये डिस्कस था क्या और डिस्कशन में रहा क्या इसको बता देते हैं। ये डिस्कस था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटर। यहाँ पर इसने एटॉमिक ऑर्बिटर का नॉलेज दिया, क्योंकि इन्होंने बोला था क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने VSCPR ने बोला, तो हमें उससे पहले हमें समझना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। और एटॉमिक ऑर्बिटर को समझना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझना होगा एलिमेंट्स का, जिसको हम यूनिट 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने बनाया भी, हमने ऑर्बिटल के अंदर उनको फिलअप भी किया, वो हुंडर रूल था, पाउली रूल्स था, तो उसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ा है। तो वो चीज यहाँ पर को आई, ठीक है ना। तो कह रहा था ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। अब देखिए इसमें हुआ क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसने क्या किया है, उसने ज्योमेट्री के साथ साथ यहाँ पर को कुछ नए एस्पेक्ट भी दिए, ठीक है ना। अब नए एस्पेक्ट क्या इन्होंने दिए, इन्होंने अब जैसे वहां पता चला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो वहां पर को डायरेक्शनल होने की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंसिडरेशन लिया। आपको कंसिडरेशन क्या था, उन्होंने क्या कंसिडर किया और क्या किस चीजों के बारे में बताया था उसको समझते हैं हम डायरेक्टली। कह रहा कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम A एंड B। आप दो हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कीजिए, आपने एक को A मान लिया एक को B मान लिया। वो कह रहा है अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na। आपने ए का न्यूक्लियाई Na मान लिया और बी का मॉलिक्यूल जो बी है आपका एटम उसका आपने Nb मान लिया, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है ए वाले में ए मान लिया और बी वाले में ए बी मान लिया आपने, ठीक। व्हेन द टू एटम्स आर एट अ लार्ज डिस्टेंस, जब एटम एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में हो, ठीक है ना, एक दूसरे से काफी दूर में हो, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो वो कह रहा है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता। वो कह रहा है आपने ए और बी आपने दो एटम लिए और दो एटम एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो न्यूक्लियस के बीच में कहीं है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में कहीं है, एक दूसरे के उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। एज द अप्रोच इज, आप जैसे जैसे उनको नजदीक लाने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होने लग जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आप जानते हैं न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव का चार्ज है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस चार्ज का होता है, वो निगेटिव चार्ज का होता है। तो यहाँ पर को आपका क्या आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। और अगर न्यूक्लियस की ओर देखेगा, यानी कि ए एटम का न्यूक्लियस बी एटम के न्यूक्लियस की ओर आएगा, तो वो रिपल्सन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल करेंगे, या इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन देम। अब अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से यहाँ पर अराइज होंगे, देखिए जब Na का देखिए Na और E मतलब समझना, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। एक कौन सा अट्रैक्शन होगा, अपने ही जो अपना न्यूक्लियस होगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो Na यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड ये लिखा है यहाँ पर को, ये अट्रैक्शन को दिखा रहा है कि जो यहाँ पर को आप देखेंगे पॉजिटिव है निगेटिव है। एक तो ओन एटम को जब वो खींचेगा तो यहाँ पर को अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। या Nb और Eb ये भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये दोनों क्या करेंगे आपको, यानी कि इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर को लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर को अट्रैक्टिव क्यों लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव है, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। और सेकेंडली क्या होगा, सेकेंडली न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। या दूसरे देख रहे हैं आप Na यानी कि जो आपका ए एटम था, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन का आपने ए एटम लिया था, ए माना था उसको, उसका न्यूक्लियस और जो दूसरे वाले का था बी वाले का इलेक्ट्रॉन, वो भी दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन फोर्स से काम करेगा। सिमिलरली अब जैसे आपने देखा कि दो अट्रैक्टिव फोर्स से काम किए, तो ऐसे आप क्या होंगे, दो रिपल्सिव फोर्स भी काम करेंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स। अब दो इलेक्ट्रॉन के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी दूसरे को रिपल करेंगे,
बोलेंगे ई ए और ई बी, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर को जो अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है वो भी क्या होगा, अब यहाँ पर को इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव बोलेंगे, क्योंकि क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। तो हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स अराइज बिटवीन देम। रिपल्सिव फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें, ई ए और ई बी, तो रिपल्सिव फोर्स है, या न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम एन ए और एन बी, और इनके बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आपने देखा दो अट्रैक्टिव फोर्स लगे और दो रिपल्सिव फोर्स लगे, तो ये कैसा दिख सकता है इसको हम समझते हैं। देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स ट्रेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या करेंगे, एटम को एक दूसरे के काफी नजदीक लाएंगे, ठीक है ना। और जहां पर कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जैसे न्यूक्लियस का लगा, न्यूक्लियस एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ लगा, या एक एटम के इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिपल्सिव फोर्स लगा, वो एक दूसरे को दूर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ट्रेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर, दोनों नजदीक लाएंगे, और रिपल्सिव में दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। जैसे को यहाँ पे बात समझो, देखो यहाँ पर क्या है, एच ए और एच बी, हमने माना था ना, इस आप फिगर से उसको समझ लेंगे तो आपको एग्जैक्टली आ जाएगा। यहाँ पर जो डॉट डॉट दिखेगा इसे बोलेंगे ओल्ड फोर्स, और जो नए फोर्स बनेंगे उसे हम दिखाएंगे डार्क लाइन से। देखिए यहाँ पर एच ए और एच बी है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के दो हैं, और यहाँ पर कोई इसी का एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है ई ए, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ई बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर को इस बात को समझिए, अब देखिए यहाँ पर को आप देख रहे हैं एच ए और ई ए, ये देखो यहाँ पर कोई क्या कर रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, यहाँ पर को भी फोर्स, क्योंकि क्या है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, देख रहे हैं, क्योंकि अपना ही है। यहाँ पर को भी क्या अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ये ओल्ड फोर्स है, और यहाँ पर को देखो ये भी क्या है, ओल्ड फोर्सेज हैं, देखिए अट्रैक्शन के, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहा है, इस बात को समझना है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है जब ये हो रहा है। अब न्यू वाले में देखिए एच ए वाले ने ई ए वाले को खींचा, इस बात को समझना, ईबी सॉरी एच ए था और यहाँ पर ईबी है, यानी कि इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या कर रहा है, दूसरे के भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो ये ईबी हो गया। वैसा इसके साथ भी एच बी है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि ए एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। ओल्ड क्या थे, ये जो खुद के ओन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे थे, ये था ओल्ड फोर्स, और अब जो दूसरे के खींच रहे हैं वो क्या आपके न्यू फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे हमारे रिपल्सिव फोर्स भी होंगे। देखिए रिपल्सिव फोर्स में क्या है, देखिए ये ए है और ये क्या है, बी है। तो एच ए और एच बी अगर आप देखेंगे, इस बात को समझना, एच ए और एच बी, देखिए यहाँ पर को एच ए और एच बी को समझने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर कर फेंकने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ भी होगा, ए और ई बी, ये भी क्या है आपका रिपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है। देखो क्यों, देखो ए और ई बी को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये भी रिपल्सिव है। अब ए और ई बी भी रिपल्सिव है, और ये अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको रिपल करते हैं। यहाँ पर कोई ए और ई बी है, ये भी क्या करेगा, दूसरे को रिपल करेगा। यहाँ पर कोई रिपल्सिव फोर्स ये हो गए आपके, और अट्रैक्टिव फोर्स ये हो गए। ये आपने ओल्ड देखे, जो अपना एटम अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, ओल्ड फोर्सेस है, अपना न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो क्या है आपके न्यू फोर्सेस हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गए, रिपल्सिव फोर्स हो गए, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली आपने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली हम क्या बात को समझे, उस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए क्या सीखा हमने, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स, वो नई रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा। ये कह रहा है हमने ये देखा कि जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि जो पहले का जो न्यूक्लियस था वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट कर, जो न्यू फोर्सेज आए, अट्रैक्टिव फोर्स आए, वो न्यू रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा थे। एज अ रिजल्ट ऐसा होने पर टू एटम्स अप्रोचेस टू ईच अदर, ऐसा होने पर दो एटम एक दूसरे को जल्दी से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स की पावर बढ़ गई तो एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, और इसकी वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मॉलिक्यूल स्टेबल होने लगेगा, ठीक है। अल्टीमेटली द स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी वहां पर को, ठीक। अब ऐसा होने पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी बॉन्डेड। हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, उनमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड लेंथ ऑफ 74 पिकोमीटर। तो हम बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम है उन्होंने बॉन्डिंग कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की जो पावर है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो गई है। अब क्या है, जो एटम है एक दूसरे से दूर जाने के बजाय नजदीक आ गए और दोनों में बॉन्डिंग हो गई, ठीक है ना। ऐसा होने से क्या होगा, सिंस द एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हम
जानते हैं जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना, और रिलीज होगी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना वो क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर आइसोलेटेड फॉर्म में है यानी कि HH में है, यानी कि आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, तो वहां पर को उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी और वो स्टेबल नहीं होगा। तो वहां पर बॉन्ड बनने के बाद कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी आपको दिखा रखा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी का ग्राफ देख रहे हैं आपको नीचे को आएगा, इसका मतलब है कि वो स्टेबिलिटी की ओर आ रहा है, एनर्जी कम होगी उतना अधिक क्या होगा, वो स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है। हम देखा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिरता हुआ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था, इसने बताया था जनरली, इसने बताया था ओवरलैपिंग के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम बेसिकली जिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम डिस्कस कर रहे हैं बुक से, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बारे में, कि जो रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होंगे तो कभी बॉन्ड आपका फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे तो जो एटम होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आते हैं, उनकी बॉन्डिंग करने लग जाते हैं, और बॉन्डिंग करने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है और स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके जो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।